सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द जीन एक्सप्रेशन। अब जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे पहले ये टॉपिक समझने की बात है। हम जानते हैं कि हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के अंदर एक डीएनए उपस्थित होता है और एक क्रोमेटिन जाल के रूप में होता है। और इसी डीएनए के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि यहाँ पर एक डीएनए है और इसी डीएनए के अंदर जो ये जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में क्या है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। यानी कुल मिलाकर जीन एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब सीधा सा है, हमारी कोशिका में एक डीएनए है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डीएनए। इस डीएनए से क्या होता है, इसके अंदर इससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही आपको सामने दिखाई दे रहा है एमआरएनए, इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होने के बाद में इस एमआरएनए से क्या बनता है, ये एमआरएनए क्या जाता है, बाहर की साइड जाता है। यानी कोशिका के जस्ट बाहर ये एमआरएनए निकलता है और कोशिका के बाहर ये एमआरएनए निकलने के बाद में ये जाता है राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम जो होते हैं इसकी दो सब यूनिट पाई जाती है, एक तो छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट में क्या पाया जाता है, यहाँ पर टीआरएनए उपस्थित होता है और छोटी सब यूनिट से एमआरएनए एंट्री करता है। और जैसे जैसे यहाँ पर एमआरएनए की जो उस पर कोडिंग होती है, वो कोडिंग जैसे जैसे टीआरएनए पढ़ता है तो उससे एक अमीनो एसिड्स की एक चेन यानी श्रृंखला बनने लगती है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एमआरएनए की इस जो उसके ऊपर कोडिंग है उसी के आधार पर टीआरएनए, ठीक है, राइबोसोम की मदद से क्या करता है, अमीनो एसिड्स की एक लंबी सी श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसे ही हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन की फैक्ट्री होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम के जरिए ही होता है। लेकिन वहाँ पर मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर ये राइबोसोम के पास आता है। अब स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो सबसे पहले डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हुआ। जैसे डीएनए से किसका निर्माण हुआ, एमआरएनए का। एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद में राइबोसोम का निर्माण करता है। यानी सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेसिंग चलती है। यानी पहले एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, फिर आरएनए स्प्लाइसिंग का काम होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो कुल मिला के ये जो पूरी प्रोसेसिंग है ये पूरी चलती है। तो फिर सबसे पहले डीएनए आपने देखा, डीएनए से बनता है क्या, एमआरएनए। और एमआरएनए के बाद में एमआरएनए निकल कर कहाँ आया, बाहर की साइड, और राइबोसोम के पास जाकर इसने क्या किया, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। यानी पॉलीपेप्टाइड्स चेन का फॉर्मेशन हुआ। और पॉलीपेप्टाइड्स चेन का जब फॉर्मेशन होता है तो ये ठीक है, इस कहाँ पर आ जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम से एक नई श्रृंखला निकलती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल कर। तो एक इसी तरह से पूरी प्रोसेसिंग होती है एक डीएनए सिंथेसिस होने की। यानी ये यहाँ पर बहुत सारे जीन जो है वो अपनी सूचनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, यानी सूचनाओं को यहाँ पर प्रदान करते हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर यहाँ पर एक नए प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई सबसे पहले डीएनए बना, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बना, ठीक है, एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं और जिन पर राइबोसोम चिपकी हुई अवस्था में पाए जाते हैं उसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम अलग टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में अलग। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये इन दोनों की ये दो सब यूनिट से छोटे, एक तो छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट, दो चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ पर ये काम होता है और किस तरह से जीन एक्सप्रेशन होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है।
mRNA निकल कर कहाँ आता है, राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम के पास आने के बाद में ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन का सिंथेसिस करने के बाद में यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये बाद में फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर यही प्रोटीन एंजाइम बनाता है। यानी कुल मिलाकर बात ये है समझने की कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम, ठीक है, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम कभी भी नहीं बनते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि सारे एंजाइम तो प्रोटीन हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ mRNA, उसके बाद में इसका mRNA का क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद में ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इन प्रोसेसिंग के ज़रिए ही mRNA से, ठीक है, राइबोसोम के पास जाता है और राइबोसोम से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। तो उन्हीं की चीज़ों के हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि हमें किस तरह से यहाँ पर काम करना है। अब आगे बात कर लेते हैं व्हाट आर द जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेनेटिक चेंज यानी आनुवांशिक परिवर्तन। आनुवांशिक परिवर्तन का सीधा सा मतलब ये है कि आपके डीएनए के अंदर उपस्थित कोडिंग में बदलाव आना। यानी डीएनए के अंदर बहुत सारी कोडिंग होती है और उस कोडिंग में क्या हो जाता है, अचानक से बदलाव आ जाते हैं। तो अचानक से अगर बदलाव आते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। और अगर कोडिंग में क्या है, धीरे धीरे कोई बदलाव आ रहे हैं, यानी प्रत्येक डिवीज़न के बाद में अगर कोडिंग में हल्के फुल्के बदलाव आ रहे हैं तो ये बहुत सारे डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यानी कुल मिलाकर बात ये है कि आपके डीएनए में होने वाले जो बदलाव है उससे कई बार बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है और कई बार ऐसी घातक डिजीज़ हमें देखने को मिलती है जो शायद हमने ज़िंदगी में कभी देखी ही ना हो। तो बहुत सारे जेनेटिक चेंज होते हैं। तो समझ लेते हैं जेनेटिक चेंज होते क्या है। जेनेटिक चेंज का सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है कि कहीं भी हमारे क्या है, हम जब किसी रेडिएशन जोन में चले जाते हैं या फिर कभी कभार मान के चलो किसी ऐसी चीज़ों के टकराव हो जाता है हमारे, जैसे बार बार में हम एक्सरे के मशीन के टच में, मतलब जहाँ पर रेडिएशन जोन बहुत ज़्यादा है उनके संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं, हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है, हल्की सी बदलाव आ जाते हैं। या फिर डिवीज़न के फेज़ में या फिर डेवलपमेंट के फेज़ में बहुत सारे डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। या फिर जब पॉलीमरेज के म्यूटेशन हो जाता है, पॉलीमरेज में जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस टाइम पर जब पॉलीमरेज में जब कोई ना कोई म्यूटेशन हो जाए तो उस चक्कर में भी कभी कभार डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। तो जेनेटिक चेंज क्या क्या होता है। जेनेटिक चेंज का सीधा सा मीनिंग है कि भाई जो डीएनए होते हैं उनमें बदलाव आना, ठीक है। तो डीएनए में अगर बदलाव आते हैं तो फिर डिजीज़ उत्पन्न होगी। जिस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बच्चे को पूरी तरह से कुरूप हो चुका है, ठीक है। इसका नॉर्मल फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बिल्कुल ही भूतिया टाइप से लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इसके डिजीज़ हुई है। अब ये भी क्या है, म्यूटेशन की वजह से हुआ है। अब म्यूटेशन जो होता है, जेनेटिक चेंज भी म्यूटेशन की वजह से होता है। तो व्हाट इज द म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है। अब दो चीज़ होती है, एक तो लार्ज और एक स्मॉल। अगर स्मॉल चेंजेस आते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, लार्ज अगर होते हैं तो उसे अलग टाइप से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूटेशन की। आर द चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए के सीक्वेंस में अगर बदलाव हो जाते हैं। अगर डीएनए है, सिंपल डीएनए है और उसके न्यूक्लियोटाइड्स में अगर कोई बदलाव आ जाता है, जैसे साइटोसिन के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, ग्वानिन जुड़ता है। एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन जुड़ता है। एडेनिन के साथ हमेशा यूरेसिल जुड़ता है अगर वह आरएनए है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कभी कभार पॉलीमरेज क्या कर देता है, मिसमैचिंग कर देता है। मिसमैचिंग का सीधा सा मीनिंग ये है कि मान के चलो कि एडेनिन के सामने जहाँ पर थायमीन चिपकाना था वहाँ पर वह थायमीन ना चिपका कर वहाँ पर वह अलग चीज़ चिपका दे। वह क्या चिपका दे, यूरेसिल चिपका दे, तो mRNA बन जाएगा।
तो अगर वो मान के चलो एडेनिन के जाग सामने ग्वानिन चिपका दे तो उन दोनों की बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं बन पाएगी। यानी एडेनिन और ग्वानिन की बॉन्डिंग नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा तो कुछ लिमिटेड टाइम तक बन सकता है, लेकिन उसे वास्तविक बंध हम नहीं कह सकते। इसी कारण से क्या हो जाता है कि उन दोनों की बॉन्डिंग बन नहीं पाती, तो इसी कारण से बैस फ्लिपिंग हो जाता है। बैस फ्लिपिंग का मतलब ये है कि डीएनए से वो क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब अगर डीएनए से वो बाहर निकल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन होता है। तो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आना ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन। अब ये वायरस के ज़रिए हो सकता है, ठीक है, रेडिएशन के ज़रिए हो सकता है, केमिकल्स के ज़रिए हो सकता है, म्यूटेजेंस के ज़रिए हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं म्यूटेशन होने के। अब म्यूटेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, ठीक है। कभी कभी छोटा म्यूटेशन हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन क्या है, ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल्स में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा म्यूटेशन बैक्टीरियल सेल्स में ही होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में म्यूटेशन की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए सबसे मेन चीज़ है कि म्यूटेशन को हमें ढंग से समझना पड़ेगा कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन से बहुत सारे, जैसे एडेनिन है, एडेनिन के सामने मैंने कहा आपसे ग्वानिन चिपका दो आप। अब ग्वानिन चिपकाते ही क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी नहीं, क्योंकि एडेनिन के साथ या तो थायमिन जुड़ता है या फिर यूरेसिल जुड़ता है। अब थायमिन जुड़ेगा तो इसका मतलब सीधा से ये है कि वो डीएनए होगा। अब यूरेसिल जहाँ आएगा वो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो आरएनए होगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभार पॉलीमरेज क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और गलती करने की वजह से एडेनिन के सामने हमेशा थायमिन जुड़ना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर थायमिन ना जुड़कर वहाँ पर ग्वानिन चिपक गया। अब ग्वानिन चिपक गया तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और जब बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो डीएनए वहाँ पर क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। और क्षतिग्रस्त हो गया तो इसका मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग बनी नहीं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, तो उस वजह से डीएनए में चेंज आते हैं। अब अगला टॉपिक आता है व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, डीएनए के अंदर अगर बदलाव आ जाता है, रिकॉम्बिनेट हो जाए, यानी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बदलाव आना, ठीक है। तो सेल डिवीज़न के दौरान क्या हो जाता है, बहुत सारे रिकॉम्बिनेट डीएनए बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो अब टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसे आपके सामने यहाँ पर डायग्राम है, तो यहाँ पर क्या है कि दो डीएनए आपके सामने है। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने क्या है, दो डीएनए लिए, और दो डीएनए लेने के बाद में इनमें क्या है, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, यानी दो विपरीत टाइप के डीएनए लेकर इनसे वैक्सीन्स वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए आज बहुत ज़्यादा इसको काम में लिया जा रहा है, और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है। इसी कारण से आपको इसको पढ़ना चाहिए। और सभी को थैंक यू।